प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल आप लोगों ने एक परिपक्व जयांग का सचित्र वर्णन पढ़ा था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि परिपक्व जो जयांग होता है, कल हम देखे थे परिपक्व जयांग में मादा युग्मक व्यवस्थित था, ठीक। तो उस मादा युग्मक का जन्म उस मादा युग्मक का जन्म उस जयांग में किस प्रकार से होता है, हम इस भाग में यह पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक फिगर बनाते हैं, उसके माध्यम से क्रम वाइज समझते चलते हैं। तो आज हमें पढ़ना है गुरु बीजाण जनन, ठीक। गुरु बीजाण जनन। तो गुरु बीजाण जनन में क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो देखते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए एक कोशिका होती है, ठीक। सबसे पहले देखेंगे यह क्या है, बीजांडकाय। बीजांडकाय, ठीक। जो भी होगा, जो कोशिकाएं होंगी वे इसी में विभाजित होंगी, ठीक। और इसमें से मादा युग्मक का निर्माण होगा, ठीक। इसी भाग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि बीजांडकाय में कौन सी कोशिका होती है, अधः स्तरीय कोशिका एक होती है, ठीक। यह होती है अधः स्तरीय कोशिका। अधः स्तरीय कोशिका, ठीक है। यह कोशिका होती है। तो यह कोशिका क्या होती है कि कुछ समय बाद विभाजित हो जाती है, ठीक। और विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बट जाती है, ठीक। तो इसको विभाजित करेंगे, यह कोशिका क्या हुई, दो भागों में विभाजित हो गई। पहली कोशिका को कहते हैं बीजाणु जनन कोशिका, इसको कहेंगे बीजाणु जनन कोशिका, ठीक। और दूसरी कोशिका को कहते हैं भित्तीय कोशिका। पहली कोशिका को कहते हैं बीजाणु जनन कोशिका और दूसरी कोशिका को कहते हैं भित्तीय कोशिका। यह जो बीजाणु जनन कोशिका है, यह बिना विभाजित हुए, ठीक, बिना विभाजित या बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है, ठीक। ये वाली कोशिका, यह कोशिका बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वह विभाजित होकर चार कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। देखते हैं किस प्रकार से।
देखिए यह जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका थी यह विभाजित होकर 4 कोशिकाओं में बंट गई। ठीक, 4 कोशिकाओं में बंट गई। अब क्या होता है कि जो 4 कोशिकाएं थी ये चारों कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? अगुणित गुरु बीजाणु। अगुणित गुरु बीजाणु। ठीक, और देखिए एक कोशिका भित्तीय कोशिका बची जो यहां पर आकर व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है कि ये जो 4 कोशिकाएं बन गई। ठीक, कौन बना? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो थी वो क्या हुई कि 4 कोशिकाओं में विभाजित हो गई। ठीक, अब इन चारों में से 3 कोशिकाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं। 3 कोशिकाएं स्वयं नष्ट हो जाती है और बचती है एक कोशिका। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक, देखिए बची है एक कोशिका। ठीक, यह जो एक कोशिका है यह पुनः विभाजित होगी, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगी, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक, देखिए समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हुई जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनी। तो देखिए एक कोशिका निभाग की तरफ जाती है। यह वाली कोशिका देखिए ये इस वाले भाग को निभाग कहते हैं, मैं पहले बता दिया हूं। ठीक, एक कोशिका क्या करती है? निभाग की तरफ जाती है, अर्थात यहां पर जाएगी। ठीक, ये वाली कोशिका यहां पर पहुंच गई। ठीक, और दूसरी कोशिका क्या करती है कि बीजाणु द्वार की तरफ जाएगी, अर्थात दूसरी कोशिका जो होती है वो यहां पर आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों कोशिकाएं व्यवस्थित हो जाएंगी। अब पुनः इनमें क्या होता है? फिर समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा। ठीक, तो जब समसूत्री विभाजन होगा तो देखिए ये वाली कोशिका जो निभाग की तरफ कोशिका गई थी यह बढ़कर 2 कोशिकाओं में हो जाएगी। ठीक, और जो बीजाणु द्वार की तरफ गई थी वो भी बढ़कर 2 भागों में हो जाएगी। ठीक, तो देखिए प्रत्येक कोशिका बटी समसूत्री विभाजन के द्वारा। पहली को इसमें देखिए एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बट गई, और दूसरे वाले फिगर में देखेंगे कि 2 कोशिकाएं थी वो भी समसूत्री विभाजन के द्वारा बटी, जिनके परिणाम स्वरूप
4 कोशिकाएं प्राप्त हुई। ठीक, अब देखिए ये जो चारों कोशिकाएं हैं इनमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा। यहां ऊपर लिख देते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा, जिसे देखिए इससे एक कोशिका और बनेगी, इससे भी एक कोशिका और बनेगी। ठीक, इस प्रकार से देखिए प्रत्येक से 2-2 कोशिकाएं बनेगी, तो 4 कोशिकाएं थी, 4 से 8 कोशिकाएं बनेंगी समसूत्री विभाजन के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 कोशिकाएं बन गई। अब देखिए अगले चरण में क्या होता है उसको देखते हैं अगले फिगर में। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए 4 कोशिकाएं हैं ना, 4 कोशिकाएं, और इसमें से देखिए जो ऊपर है ये वाली कोशिका, चाहे इसमें चारों में से चाहे जो एक कोशिका, चारों में से एक कोशिका क्या आएगी, मध्य की तरफ आएगी। तो यहां पर कितनी कोशिकाएं रह जाएंगी, 3 कोशिकाएं यहां पर बचती हैं और एक कोशिका आ जाती है मध्य की तरफ। और देखिए नीचे भी 4 कोशिकाएं हैं ना, तो नीचे से भी एक कोशिका क्या होती है, आ जाती है मध्य की तरफ। ठीक, देखिए ऊपर से जो एक कोशिका आई और नीचे से जो एक कोशिका गई, ठीक, मध्य की तरफ, तो यह क्या हुआ, ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, जिससे एक ही कोशिका बनती है। ये दोनों कोशिकाएं देखिए आपस में मिल गई हैं, जिनसे एक ही कोशिका बनी है। लेकिन केंद्रक कितने हैं, 2 हैं। इनमें देख रहे हैं ना, केंद्रक 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोशिका एक ही है। ठीक, तो देखिए ऊपर की तरफ ये 3 कोशिकाएं व्यवस्थित हो गई और नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं व्यवस्थित हो गई, और दोनों कोशिकाएं मिलकर एक कोशिका बनी जो बीच में व्यवस्थित हो गई। ठीक, इन दोनों को कहा जाता है सहायक कोशिका। इन दोनों को कहते हैं, जो किनारे किनारे पर है उन्हें कहते हैं सहायक कोशिका। ठीक, और जो बीच में है इसे कहते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका। ठीक, अब देखिए ये जो बचा ये कोशिका है इसे कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक। अब देखिए 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ निभाग की तरफ व्यवस्थित हुई हैं, जिन्हें कहते हैं प्रतिमुख कोशिका या प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक है, अब देखते हैं एक बार पुष्प का फिगर बनाएंगे, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी।
ठीक है। हाँ, तो देखिए कल हम बताए थे कि जो नर युग्मक होते हैं वे दो कोशिकाओं में होते हैं। जब यहां से पराग कोश से निकलेंगे वर्तिकाग्र पर आते हैं तो जो कोशिकाएं होती हैं वे बट जाती हैं, दो कोशिकाओं में बट जाती हैं जो नर युग्मक कहलाते हैं। ठीक, तो जब वे आएंगे यहां से प्रवेश करेंगे, यहां से पतली सी नली बनेगी, इस नली से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो जो दो कोशिकाएं होती हैं वे क्या करती हैं, देखिए वे कोशिकाएं यहां से आई, यहां से प्रवेश की, एक कोशिका क्या करती है यहां पर व्यवस्थित हो जाती है और दूसरी कोशिका यहां पर आके मिल जाती है। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो देखेंगे यह हुआ नर युग्मक। नर युग्मक संख्या में कितने होते हैं, दो होते हैं, कल आप लोगों को बताए थे। ठीक, तो नर युग्मक क्या करते हैं, यहां से प्रवेश करते हैं, आते हैं यहां पर। ठीक, तो एक नर युग्मक क्या करता है, द्वितीय केंद्रक के साथ जाकर मिल जाता है और दूसरा नर युग्मक क्या करता है, अंड कोशिका से जाकर मिलता है। ठीक, तो जब द्वितीय केंद्रक से एक नर युग्मक मिलता है तो उसे कहते हैं प्राथमिक, अब इसको कहेंगे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। ठीक, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, यह होता है 3N। ठीक, यह बहुत बार पूछा जाता है कि किसमें कोशिकाओं की संख्या 3N होती है। ठीक, तो बताएंगे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में कोशिकाओं की संख्या 3N होती है। ठीक, और देखिए अंड कोशिका से जब नर युग्मक की एक कोशिका जाके मिलेगी तो यह कहलाती है भ्रूण। देखिए यहां से जब यह मिलेगा तो यहां पर क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा जो होता है 2N। ठीक, तो इस प्रकार से पुष्पों में भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के बाद यह भ्रूण बीज के रूप में सुरक्षित हो जाता है। ठीक, और आगे चलकर अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक, तो इस प्रकार से होता है मादा युग्मक का निर्माण। प्यारे बच्चों, आज के भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ाएंगे परागण। परागण क्या होता है और किस प्रकार से होता है, परागण के कितने प्रकार हैं, यह सब विस्तृत जानकारी हम अगले भाग में देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।